नमस्कार, दृष्टि आईएएस के यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। मेरा नाम है संजूर और आज हम आपके लिए टारगेट यूपीएससी 2024 में आज हम लोग डिस्कशन करेंगे अनुपात और समानुपात के तीसरे भाग पे। क्योंकि अभी तक हम लोगों ने अनुपात समानुपात के दो भाग को कर लिया है। पहले पार्ट में हम लोगों ने कुछ बेसिक्स क्वेश्चंस को या उसके बेसिक्स पार्ट को या कह सकते हैं फॉर्मूला को, कॉन्सेप्ट को या ट्रिक को देखा था। दूसरे पार्ट में हम लोग थोड़ा सा मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस को किया था। आज हम लोग उससे थोड़ा सा बेहतर क्वेश्चंस करने का प्रयास करेंगे, जो कह सकते हैं कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकता है। हालांकि आप तीनों पार्ट को जरूर देखें, क्योंकि जब तक आप पहले दूसरे पार्ट को नहीं देखेंगे आपको तीसरा पार्ट समझ में नहीं आएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं उसका रोल इसमें होगा। जैसे कंबाइनिंग ऑफ रेशियो वगैरह आपने पढ़ा था, या तरीका एलिगेशन मिक्सर का भी कुछ रोल हमने आपको सिखाया था। तो उन सब का यहाँ पे यूज होगा और कहीं ना कहीं क्वेश्चंस बनाने में बहुत ही मदद मिलेगी। तो आज हम लोग क्या करेंगे, रेशियो एंड प्रोपोर्शन के तीसरे एपिसोड पे चर्चा करेंगे और आज रेशियो एंड प्रोपोर्शन खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम लोग कोशिश करेंगे फिर से कोई एक रीजनिंग के चैप्टर को लेकर आए और उसके भी 3 पार्ट को हम लोग करें। तो इस तरह आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो रही होगी, मेरा विश्वास है, और बहुत ज्यादा से ज्यादा आप लोग वीडियो देख रहे होंगे, क्योंकि 2024 आने में थोड़ा वक्त है अभी। तो आपकी तैयारी उस समय तक सारे चैप्टर की लगभग हो जाएगी। उसके बाद हम लोग जब सारे चैप्टर खत्म हो जाएंगे तो फिर हम लोग कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी कर लेंगे। कह सकते हैं मिक्स क्वेश्चन, 80 क्वेश्चन का जैसे पेपर होता है, तो हम लोग कोशिश करेंगे कि 2-3 एपिसोड में उसको एक मॉडल टेस्ट बना के उसको 2-3 एपिसोड में हम लोग कर लें। तो इस तरह करके हम आपकी तैयारी को अच्छा करा देंगे, बट आपको हमारे साथ जुड़ना होगा 2024 तक और अपनी तैयारी को करते रहना होगा। तो अगर आप वीडियो को देखना चाहते हैं, टेलीग्राम पे जाके वहां पे आप वीडियो के लिंक को देख सकते हैं। अगर आपको वहां पे प्लेलिस्ट में वीडियो नहीं देख रहा है, या आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए होगा, तो आप फिर भी टेलीग्राम चैनल पे जाएं और वहां से पीडीएफ डाउनलोड कर लें। उसके बाद क्या है कि आप आराम से फिर से दोबारा प्रैक्टिस कर सकते हैं क्वेश्चंस को बिना वीडियो को देखे, क्योंकि जब आप वीडियो को देख रहे होते हैं और साथ में क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे होते हैं तो आपकी तैयारी नहीं हो पाएगी। आप वीडियो देखने के बाद फिर दोबारा उस पीडीएफ को डाउनलोड करके खुद से करने का प्रयास करें। हो सकता है कि आप खुद अपना कुछ अलग ट्रिक लगा सकते हैं, अलग लॉजिक लगा सकते हैं और अलग तरीके से भी बना सकते हैं। बट यहाँ पे आप सीखने की ज्यादा से ज्यादा कोशिश करें, जिससे कि आप बाद में सॉल्व कर सकें। तो चलिए आज हम पहले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन बहुत अच्छा है कि सुमित द्वारा हिंदी और अंग्रेजी में प्राप्त अंकों का जो अनुपात है वो है 4:5, जबकि गणित और विज्ञान में सुमित द्वारा प्राप्त अंकों का अनुपात है 5:6। उसने विज्ञान में अंग्रेजी की तुलना में 36 अंक अधिक और गणित में हिंदी की तुलना में 32 अंक अधिक प्राप्त किए। तो सुमित द्वारा हिंदी और विज्ञान में प्राप्त अंकों का अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन आप सबसे पहले समझिए कि यहाँ पे एक व्यक्ति है सुमित, उसने हिंदी और अंग्रेजी में प्राप्त जो अंक किया है उसका अनुपात है 4:5, हिंदी और अंग्रेजी। उसके बाद गणित और विज्ञान, ये 4 सब्जेक्ट हो गया ना अलग अलग, इसमें उसने लाया है 5:6। अगर एक भी सब्जेक्ट कॉमन हो जाता तो हम कंबाइनिंग ऑफ रेशियो का मदद ले सकते थे, बट यहाँ पे नहीं होगा, तो घबराना नहीं है, कुछ और कर लेंगे। विज्ञान में अंग्रेजी की तुलना में 36 अंक अधिक लाया, मतलब विज्ञान में ज्यादा अंक प्राप्त किया है गणित की तुलना में, है ना, सॉरी अंग्रेजी की तुलना में, और गणित में हिंदी की तुलना में 32 अंक अधिक प्राप्त किए। तो कह रहा है कि सुमित द्वारा हिंदी और विज्ञान में प्राप्त अंकों का अनुपात ज्ञात कीजिए। यहां से हिंदी लेना पड़ेगा और यहां से आपको विज्ञान लेना पड़ेगा, ठीक है ना, यहां से। तो बढ़िया क्वेश्चन है, ऐसे तो बना नहीं पाएंगे क्योंकि दोनों का अनुपात अलग है, और हम कभी भी ऐसा ना माने कि पेपर हमेशा 100 अंक का हो। अगर 100 अंक का होता तो हम समझ सकते थे कि चलो ठीक है, अनुपात को आप कंबाइन कर भी देंगे, लेकिन हो सकता है कि विज्ञान में प्रश्न 100 अंक के पूछे गए होंगे, गणित में 200 अंक के प्रश्न पूछे गए होंगे, आप श्योर तो नहीं मान सकते ना। तो हम ऐसा करते हैं, सबसे पहले ये समझते हैं रेशियो क्या है। हिंदी हिंदी को हम एस से डिनोट करते हैं और अंग्रेजी को ई से। हिंदी और इंग्लिश में उसने लाया है 4:5 के अनुपात में अंक, क्लियर। और मैथ में एम फॉर मैथ, और विज्ञान को साइंस से डिनोट कर लेते हैं, इसमें लाया है उसने 5:6। ठीक है, अब इस 5 को समान मत समझ जाइएगा, ऐसा ना कि 4, 5, 6 लिख दें, गलती हो जाएगा। अब कह रहा है कि उसने विज्ञान में अंग्रेजी की तुलना में 36 अंक अधिक लाए। अब देखिए, विज्ञान में अंग्रेजी की तुलना में, मतलब इस दोनों के बीच का डिफरेंसेस कह रहा है एक तरह से, है ना। और कहा जा रहा है कि गणित में, मतलब गणित का मतलब मैथ, और यहाँ पे क्या नाम है आपका हिंदी, इसके बीच जो डिफरेंसेस है वो है
32 अंक का। लेकिन हम यहाँ पे देख पा रहे हैं, अगर आपसे थोड़ी सी गलती होने, देखिए अगर आप थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान नहीं देंगे तो गलती हो जाएगी। क्या होगा कि यहाँ पे देख रहे 1 यूनिट के बीच का डिफरेंस है 36 और यहाँ पे 1 यूनिट के बीच का डिफरेंस आ रहा है 32। मतलब ऐसा तो पॉसिबल नहीं है ना कि 1 यूनिट का डिफरेंस 36 हो और 1 यूनिट का डिफरेंस, मतलब 1 यूनिट का मान 36 हो या 1 यूनिट का मान 32 हो, ऐसा संभव नहीं है, गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे हमको थोड़ा सा x का मदद लेना पड़ेगा। अब हम इसको लिख देते हैं कि इसमें उसने प्राप्त किया होगा 4x और 5x अंक, ठीक है, x मान लेते हैं, और यहाँ पे इसने 5y और 6y अंक प्राप्त किया होगा। क्योंकि इस दोनों के बीच अगर रेशियो निकाला गया है तो आप यहाँ पे y दोनों जगह रख सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे रेशियो निकला हुआ है, यहाँ भी रेशियो है। अब देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये कहा जा रहा है कि उसने गणित और विज्ञान में जो प्राप्त अंक किया है उसमें 5:6, ठीक है। विज्ञान में गणित की तुलना में, अब देखिए विज्ञान में गणित की तुलना में कहाँ है 36 अंक अधिक प्राप्त किए। तो विज्ञान में गणित की तुलना में कुछ पहले तो अनुपात गणित और विज्ञान, और अच्छा विज्ञान और अंग्रेजी की तुलना में कहा जा रहा है, तो साइंस और इंग्लिश। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 6y माइनस 5x इज इक्वल टू कहीं ना कहीं 36 है ना। और दूसरी बार कहा जा रहा है कि गणित और हिंदी मतलब 5y माइनस 4x का मान यहाँ पे 32 है। यही तो कह रहा है ना। अब इक्वेशन को आप आराम से सॉल्व नहीं कर लेंगे, इक्वेशन सॉल्व करना कोई बड़ी बात नहीं है। इसमें क्या करेंगे, इस दोनों को सेम कर लेते हैं या इस दोनों को सेम कर लेते हैं, यहाँ 4 से गुना करते हैं और यहाँ 5 से गुना करते हैं, तो मेरा काम हो जाए। देखिए 4 से गुना किए तो ये हो जाएगा 24y माइनस 20x बराबर 36 गुना 4 144 हो जाएगा, यहाँ 25y हो जाएगा और यहाँ 20x हो जाएगा और यहाँ पे 32 गुना 5 160 हो जाएगा। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ प्लस, यहाँ माइनस और यहाँ माइनस, ये कैंसिल हो गया। यहाँ पे बचा y इज इक्वल टू 16। मतलब y का मान अगर 16 आ गया तो जाहिर सी बात है x का मान आप नहीं निकाल लेंगे, x का मान, y का मान देखिए 16 आ गया तो 16 गुना 6 96, 96 में इधर 36 माइनस हो जाएगा तो 60 हो जाएगा और 5, मतलब y का मान यहाँ पे 12 हो जाएगा, सॉरी x का मान यहाँ पे 12 हो जाएगा। x और y का जब मान पता लग गया, अब आपसे पूछा जा रहा है कि सुमित द्वारा हिंदी में, हिंदी कहाँ है देख लीजिए, हिंदी ये है, तो हिंदी 4x है तो 4 गुना 12 अनुपात, और विज्ञान में साइंस यहाँ है 6 गुना 16 अनुपात निकल गया। तो किसका किसका निकला है, हिंदी का, तो हिंदी और साइंस का, तो इक्वल टू 12 गुना 4 या कटा दीजिए, देखिए 4 गुना 4 16, 6 दूना 12, 2 एका 2, 2 दूना 4, मतलब आंसर आ जाएगा 1:2। मतलब उस दोनों के बीच जो अनुपात आया है ना हिंदी और विज्ञान के बीच, वो आया है 1:2। तो थोड़ा सा देखिए, ऐसा नहीं कह सकते कि क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट था, क्वेश्चन बहुत आसान था, बट बच्चे क्या होता है ना, गलती इस वजह से कर जाते हैं, उन्होंने इसके बीच का डिफरेंस निकाल के बिना एक्स माने वो कर लेंगे और गलती हो जाएगी। यहाँ पे एक्स मानना पड़ेगा या वाई मानना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे दोनों चीज अलग अलग है, दोनों यहाँ पे अलग है। इसका हो सकता है मार्क्स अलग दिया हो और इसका मार्क्स अलग दिया हो, तो हम इसको समान नहीं कर सकते। समान तब करते जब कोई भी एक सब्जेक्ट इस दोनों में कॉमन होता है ना, या हिंदी नीचे भी हो जाता है या विज्ञान ऊपर चला जाता, बट ऐसा नहीं था, इसलिए मुझे ऐसे बनाना पड़ा और आपका उत्तर यहाँ पे 1:2 आया। मतलब उस दोनों के बीच जो अनुपात है वो 1:2 है, और मार्क्स भी आपको पता लग गया आराम से। अब देखिए 4 वर्ष पहले पी की जो आयु है वो x+4 वर्ष है, और 4 वर्ष पहले क्यू की आयु y-6 है, ठीक है। तो क्यू की वर्तमान आयु पी की वर्तमान आयु के 2 गुने से 10 वर्ष कम है। पी की आयु 5 वर्ष बाद क्यू की वर्तमान आयु से 5 वर्ष कम होगी, तो पी की वर्तमान आयु का क्यू की वर्तमान आयु से अनुपात ज्ञात कीजिए। देखिए पहले जो हम लोग क्वेश्चन करते थे वो थोड़ा सा साधारण होता था, लेकिन इसमें क्या है कि थोड़ा सा आपको एक्स वाई वगैरह भी रख के आपको थोड़ा सा परेशान करने के लिए मतलब बनाया गया है, बट ऐसा कुछ नहीं है, आप बहुत आसान तरीके से बना लेंगे। बट यहाँ पे पहले क्वेश्चन को समझना होगा। 4 वर्ष पहले कहा जा रहा है पी की आयु x+4, 4 वर्ष पहले, है ना। 4 वर्ष पहले पी की आयु कितनी थी, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 4 years ago एज ऑफ पी कितना था x+4। तो 4 वर्ष पहले x+4 था, मान लीजिए आपकी आयु अभी से 4 वर्ष पहले 20 साल होगी,
तो आज आपकी आयु कितनी होगी? 24 साल। ऑब्वियसली ना, प्रेजेंट एज क्या होगा? 24। तो इसमें 4 जुड़ जाएगा, तो हम कहेंगे कि प्रेजेंट एज ऑफ पी क्या हो जाएगा? x प्लस 4 और 4 साल और जोड़ दीजिए, मतलब ये हो जाएगा x प्लस 8, है ना। प्रेजेंट एज इसका x प्लस 8 हो गया। उसके बाद कहा जा रहा है 6 वर्ष पहले क्यू की आयु y माइनस 6 थी, तो 6 ईयर्स अगो एज ऑफ क्यू कितना है? y माइनस 6, ठीक है ना, y माइनस 6 है। तो प्रेजेंट एज क्या हो जाएगा? जाहिर सी बात है, इसमें 6 जोड़ दीजिए, और 6 जोड़ने के बाद क्या हो जाएगा? अच्छी बात है कि प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, केवल y आ जाएगा, है ना। y माइनस 6 प्लस 6 y हो जाएगा। अब कहा जा रहा है, अब देखिए, अब थोड़ा सा क्वेश्चन यहां से स्टार्ट होता है। क्यू की जो वर्तमान आयु है ना, पी की वर्तमान आयु के 2 गुने से 10 वर्ष कम है। क्यू की वर्तमान आयु पी की वर्तमान आयु के 2 गुने से 10 वर्ष कम है। तो हम यहां पे लिखते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्यू की जो वर्तमान आयु है, क्यू की वर्तमान आयु, हम क्यू ना लिख के इसका सीधा सीधी उम्र लिख देते हैं। क्यू की वर्तमान आयु वाई है, तो वाई का जो मान हो जाएगा, है ना, कहां पे है? क्यू की वर्तमान आयु पी की वर्तमान आयु के 2 गुने से। तो पी की वर्तमान आयु कितना है? x प्लस 8, इसके 2 गुने से 10 कम है, लिख सकते हैं ना। तो यहां पे देख पा रहे हैं कि y का जो मान हो जाएगा, यहां पे हो जाएगा 2x प्लस 16 माइनस 10, या आप सीधा सीधे लिख दे 2x प्लस 6, है ना। क्या दिक्कत है? 2x प्लस 6 लिख देते हैं, एक स्टेप कम कर लेना। ये आ गया y का मान। अब दूसरी बार कहा जा रहा है कि p की आयु 5 वर्ष बाद, अब यहां पे लिख दिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, p की आयु 5 वर्ष बाद, p की आयु 5 वर्ष बाद, प्रेजेंट डेट से 5 वर्ष बाद कितना हो जाएगा? x प्लस 8 प्लस 5। p की आयु 5 वर्ष बाद q की वर्तमान आयु से 5 वर्ष कम होगी। q की वर्तमान आयु से 5 वर्ष कम होने का मतलब y माइनस 5, यही है ना। q की वर्तमान आयु से 5 वर्ष कम होगी। तो अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा। y का मान ही निकाल लेते क्योंकि उधर भी y है। तो y बराबर क्या हो जाएगा? x प्लस 8 प्लस 5 प्लस 5, और इधर जुड़ जाएगा, तो y का मान यहाँ पे हो जाएगा x प्लस 18। 8 5 13 5 18, ठीक है। y का मान एक बार यहाँ आ जा रहा है x प्लस 18, एक बार y का मान आ जा रहा है 2x प्लस 6, मतलब दोनों y का मान है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि 2x प्लस 6 बराबर कहीं ना कहीं x प्लस 18 के बराबर है। तो x का मान यहाँ पे कितना आ जाएगा? 12। x का मान 12 आ गया। आपसे पूछा जा रहा है कि p की वर्तमान आयु, p की वर्तमान आयु कितना हो जाएगा? तो देखिए 12 और प्लस 8, यही होगा ना। p की वर्तमान आयु कितना हो जाएगा? 12 और प्लस 8 20। अब आपसे पूछा जा रहा है q की वर्तमान आयु, अगर आप x का मान निकाल लिए तो y का मान आप कहीं से भी निकाल लीजिए, यहां से निकाल लीजिए। तो 12 दूना 24 6 30, तो q की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी? 12 गुना 2 और प्लस 6, कितना हो जाएगा? 30। अब रेशियो निकालना है p और q के बीच, तो p अनुपात q कितना हो जाएगा भाई? 20 अनुपात 30, इट मीन्स 2 अनुपात 3। 2 अनुपात 3 आपका सही उत्तर है, हालांकि ऑप्शन में है नहीं। तो एक बार हम कैलकुलेशन चेक कर लें, अगर कुछ गलती ना हुई हो तो। y माइनस 6 था, फिर y हो गया। q की वर्तमान आयु p की वर्तमान आयु के 2 गुने से 10 वर्ष कम है ना। 2 गुने से 10 वर्ष कम है किसकी? q की वर्तमान आयु। q की वर्तमान आयु y है, y बराबर x प्लस 8 गुना 2, है ना। तो हम यहाँ पे निकल गया, क्या आया? p अनुपात q का मान आ गया 2 अनुपात 3। तो हम कहेंगे कि मेरा, आप चाहें तो इसको यहाँ पे थोड़ा सा ठीक कर लीजिए, इसका आंसर हो जाएगा 2 अनुपात 3। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। 4500 आबादी वाले एक शहर में पुरुषों और महिलाओं की जो संख्या है उसका अनुपात है 3 अनुपात 2, और महिलाओं का बच्चों से अनुपात है 4 अनुपात x। चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं, बच्चों को वोट देने की जो अनुमति नहीं है, और योग्य आबादी के 10% ने ही अपना वोट मतलब नहीं डाला है, मतलब योग्य आबादी के 10% वोट नहीं डाले हैं। यदि विजेता उम्मीदवार 400 वोटों से जीता और उप विजेता उम्मीदवार को 1150 वोट मिला है, तो x का मान ज्ञात करें। और यहाँ पे लिखा गया है कि गांव की कुल जनसंख्या में पुरुष महिला बच्चे सबको शामिल करें। वोट वो दे ना दे उससे फर्क नहीं पड़ता, बट जनसंख्या में उनको शामिल किया जाएगा। अब एक बात समझिए, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है और बहुत बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। पुरुष और महिलाओं की संख्या का अनुपात, मतलब मेल और फीमेल का जो रेशियो है वो है 3 अनुपात 2,
ठीक है। और यहाँ पे महिलाओं का बच्चों से अनुपात, मतलब फीमेल अनुपात चाइल्ड जो है वो है 4:x। देखिए कंबाइनिंग ऑफ रेशियो आ गया। तो अब अगर इसको आप कंबाइन करेंगे तो मुझे लगता है कि आपके लिए बहुत डिफिकल्ट नहीं है। इसको 2 से गुना करना है, इसको भी 2 से गुना करना है। तो यहाँ पे मेल, फीमेल और चाइल्ड का जो अनुपात है वो हो जाएगा 6:4:x। कोई दिक्कत? ये हो गया ना। अब इसको आप साइड में रहने दें क्योंकि आगे हमारा काम अभी होगा। अब कहा जा रहा है कि वोट देने की अनुमति नहीं है बच्चों को, ठीक है, कोई बात नहीं है। और योग्य आबादी के 10% ने ही अपना मतलब वोट नहीं डाला है, मतलब 90% लोग वोट डाले हैं। विजेता उम्मीदवार 400 वोटों से जीतता है और उप विजेता को 1150 वोट मिला। तो वोट कितना पड़ा आप ये समझ लीजिए। 1150 उप विजेता को मिला, तो 1150 और 400 ये किसको मिला होगा? विजेता को, क्योंकि 400 वोट अधिक मिला तभी तो जीता। तो टोटल वोट कितना पड़ा था? तो 1150, 1150 और 400, यही होगा ना। तो देख लीजिए 11 दूना 22, 2700 हो जाएगा, ठीक है ना। मतलब 2700 वोट क्या हुआ? चुनाव में पड़े थे। लेकिन एक बात समझिए, ये जो 2700 वोट है ये क्या 100% है? नहीं है ना। योग्य क्या नाम है, आपको जो वोट डालते हैं वोटर लिस्ट में जिसका नाम था उसमें से 10% लोगों ने वोट नहीं डाला। मतलब ये जो मान है वो कहीं ना कहीं 90% का मान है। आप कह सकते हैं ना कि 90% का ही जो मान है ना वो कहीं ना कहीं 2700 के बराबर है, क्योंकि 90% लोग वोट डाले हैं। तो 100% अगर लोग वोट डालते तो कितना वोट पड़ता? 2700 बटे 90 गुना 100। मतलब 3000 लोग वोट डालने के लिए परमिटेबल थे, बट लोगों ने 2700 वोट ही डाले, क्योंकि 300 लोग इसलिए वोट नहीं डाले क्योंकि वो नहीं आए मतलब मतदान केंद्र पे, जबकि वो योग्य थे। तो 3000 लोग वोट डाले हैं। अब एक बात समझिए, छोटी सी बात है। अब यहाँ पे क्या है, एक चीज और समझिए कि 4500 की आबादी है, ठीक है, 4500 की आबादी है, 3000 लोग वोट डालने के लिए वैलिड थे, ठीक है ना। आप ये समझ पा रहे होंगे अगर थोड़ी सी मेरी बात ध्यान से समझें कि 4500 लोग गांव में हैं और 3000 लोग ही वोट डालने के लिए मतलब परमिशन है उनको। तो 1500 लोग वोट नहीं डाल रहे हैं। क्यों नहीं डाल रहे? क्योंकि वो बच्चे हैं। अभी कहा गया ना कि बच्चे को वोट डालने की अनुमति नहीं है, ये देखिए लिखा हुआ है। कहने का मतलब है यहाँ पे 1500 जो क्या है वो क्या है? बच्चे हैं। 1500 बच्चे हैं। अब एक बात समझिए, 1500 बच्चे हैं, 3000 जो है वो क्या है? मेल और फीमेल है, वही तो वोट डाल रहे हैं ना, महिला और पुरुष। तो 3000 यहां पे क्या है? मेल प्लस फीमेल है, और 1500 क्या है? चाइल्ड है। अब एक चीज आप देखिए, बहुत बारीकी से देखिएगा, सब क्वेश्चन ट्रिक से बनता है। ये 3000, ये 1500, इसका डबल है ना। मतलब आप कह सकते हैं कि मेल प्लस फीमेल जो है ना वो चाइल्ड का डबल है। मेल प्लस फीमेल अगर मिला दें तो वो चाइल्ड का डबल है। तो यहां अगर रेशियो में आप देखें तो 6:4 है, इसका मान कितना होता है? टोटल 10। तो बच्चे कितने हो जाएंगे? उसके आधे। तो x का मान यहां पे आप आराम से नहीं बता देंगे? 5। यहां पे ये x के जगह आपको 5 लिख दीजिए, हो गया, ठीक है। तो अब यहां पे आपको यही तो पूछा जा रहा था कि x का मान, तो x का मान क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। आप समझ पाए 5 कैसे लिख दिया? क्योंकि 3000 और 1500 के बीच का जो रिलेशन देखा ना, उससे मेरा काम आसान हो गया। 3000 और 1500 के बीच का रिलेशन ये था कि बच्चे जो थे वो पुरुष और महिलाओं की संख्या का आधा था। तो पुरुष और महिलाओं की संख्या 10 है, 10 का आधा 5। जो चीज वहां है वो चीज यहां कर दिया, तो x का मान मजे मजे में यहाँ 5 पता लग गया, और यही पूछा भी गया था x का मान। तो मेरा सही जवाब है 5। एक दुकानदार के पास 13:18 के अनुपात में सेब और संतरे की संख्या है। दोनों फलों को एक निश्चित संख्या में बक्सों में इस तरह पैक करना है कि प्रत्येक बक्से में समान सेब और समान संख्या में संतरे हों। यदि एक बक्से में दो किस्मों के फलों की संख्या के बीच का अंतर 75 है और बक्सों की संख्या 19 है, तो फलों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए क्वेश्चन बहुत लंबा चौड़ा है, लेकिन मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं आप जब बना देंगे तो आपको लगेगा बहुत आसान क्वेश्चन था। कुछ नहीं है क्वेश्चन में दम। यहां पे दिया गया है दो फलों का अनुपात संख्याओं का, एक है एप्पल और दूसरा है ऑरेंज। इसका अनुपात है 13:18। और अब नीचे आ जाइए सीधा, ये दोनों किस्मों के फलों के बीच की जो अंतर है ना संख्या का, वो है 75। तो हम कहेंगे ना कि 18 - 13 ही तो 75 के बराबर है। तो 5 यूनिट कहीं ना कहीं 75 के बराबर है,
तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा 15। तो 18 + 13 कितना होता है 31, है ना। 18 + 13 कितना होता है 31, 8 3 11, हाँ। तो 31 यूनिट का मान कितना हो जाएगा 31 × 15, 15 × 15, 15 × 45 1 46, ठीक है ना। तो 465 फल थे किसमें, टोकरी में। एक दुकानदार के पास 465 फल थे। अब क्या है, उनको बक्से में रखना है और बक्सों की संख्या 19 है, तो टोटल फलों की कुल संख्या क्या हो जाएगी, बस 465 को 19 से गुना कर दीजिए। बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं था। 19 × 5 95, 9 19 छक्के 114, 9 23 12, 19 चौके 76 और 12 कितना हो जाएगा 88। तो 8835 फल उस दुकानदार के पास था टोकरी में, ठीक है। तो बहुत साधारण सा क्वेश्चन था। कहा जा सकता है कि ऐसा क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है, क्योंकि लैंग्वेज बहुत डिफिकल्ट कर देगा, बहुत लंबा चौड़ा लैंग्वेज में लिख देगा और बाद में पता लगेगा क्वेश्चन में दम ही नहीं था। तो ऐसा भी यूपीएससी करता है। अब देखिए, सभी 105 कर्मचारियों का औसत वेतन है 22,000। यदि सभी नियमित कर्मचारियों का औसत वेतन है 25,000 और सभी अंशकालिक कर्मचारियों का औसत वेतन है 18,000, तो कुल नियमित कर्मचारियों की संख्या ज्ञात करें। अब देखिए, ये क्वेश्चन को हम लोग एलिगेशन मिक्सर से बनाएंगे। यहाँ पे दो तरह के कर्मचारी, एक है परमानेंट और एक है कह सकते हैं टेम्पररी या एडहॉक, पे जो भी समझे। 105 है कर्मचारी और उसका औसत वेतन है 22,000। क्लियर। अब यहां पे हम एक चीज लिखते हैं परमानेंट, परमानेंट, और यहां लिख देते हैं टेम्पररी। परमानेंट कर्मचारी का जो औसत वेतन है वो है 25,000। क्लियर। और टेम्पररी का है 18,000। देखिए, कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए ना तो एलिगेशन से बनाइएगा, एक्स वाई मान के बनाइएगा, बहुत समय लग जाएगा। ये आप ट्रिक याद रख लीजिए। परमानेंट और टेम्पररी लिख दिए, दोनों का औसत वेतन लिख दिए। दोनों का जो कंबाइन मतलब रेशियो वाला जो औसत वेतन है ना उसको बीच में डाल दीजिए। कितना है, सॉरी 22,000 है, 22,000। उसके बाद आप ऐसे करिए। अब यहां पे एक चीज नोटिस कीजिएगा कि इसमें एक फिगर जो बीच वाला है ना वो एक से बड़ा और एक से छोटा होगा। ये तय बात है, नहीं होगा तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। इससे बड़ा है तो लिख दीजिए 22,000 में 18,000 घटा दीजिए, और इधर 25,000 में 22,000 घटा दीजिए। यहां पे हो जाएगा 4,000 और यहां हो जाएगा 3,000। तो रेशियो कितना हो जाएगा, रेशियो ऑफ परमानेंट एंड टेम्पररी का अनुपात हो जाएगा 4:3। मतलब परमानेंट और टेम्पररी जो मतलब इंप्लॉई हैं उनकी संख्याओं के बीच जो अनुपात है वो है 4:3। टोटल कर्मचारी है 105। तो पूछा जा रहा है परमानेंट का, तो परमानेंट इंप्लॉय कितने हो जाएंगे, तो 105 कर्मचारी जो है वो कहीं ना कहीं 4:3 मतलब 4 + 3 के बराबर है। तो 4 अनुपात का मान तो 7, 15 7 105, 15 चौके 60, मतलब 60 कर्मचारी जो है ना वो क्या है, परमानेंट है, और 45 कर्मचारी क्या है, वो टेम्पररी है। पूछा जो जा रहा है उस पर उत्तर लगा दीजिए। तो आप अगली बार एलिगेशन मिक्सर बहुत अच्छे से याद कर लें, इससे बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं। चलिए अंतिम क्वेश्चन है। एक स्कूल की कक्षा X में दो अनुभाग A और B हैं जिनकी क्षमता का अनुपात है 2:1। अनुभाग A में लड़कों और लड़कियों का जो अनुपात है वो है 3:1 और अनुभाग B में 3:5 में है। दोनों वर्गों के छात्रों को लड़कों और लड़कियों की पंक्तियों में मैदान में खड़ा किया जाता है। प्रत्येक पंक्ति में छात्रों की संख्या समान होती है। यदि एक पंक्ति में छात्रों की अधिकतम संख्या 96 है तो अनुभाग ए और बी में लड़कों की संख्या के बीच अंतर ज्ञात करें। इसको आप कह सकते हैं बढ़िया क्वेश्चन है और मजा भी आएगा बनाने में। एक स्कूल में कक्षा X है, उसमें दो अनुभाग है ए और बी, और उसमें बच्चों का अनुपात है 2:1। बच्चों इसलिए कहा गया क्योंकि इसमें लड़के और लड़कियां दोनों ऐड है, अभी यहाँ पे अलग नहीं बताया गया। अब अच्छी बात है कि ए का जो है ना रेशियो अलग अलग दिया हुआ है 3:1, और बी का जो रेशियो है वो है 3:5। अब कहा जा रहा है कि दोनों वर्गों के छात्रों को लड़के और लड़कियों की पंक्तियों में मैदान में खड़ा कर दिया जाता है और प्रत्येक पंक्तियों में छात्रों की संख्या समान होती है, ये भी है। यदि एक पंक्ति में छात्रों की अधिकतम संख्या 96 है, मतलब 96 से ज्यादा नहीं होने चाहिए,
तो अनुभाग ए और बी में लड़कों की संख्या का अंतर ज्ञात करना है। अब देखिए एक बात आपको सबसे पहले समझाते हैं, यहाँ पे 2:1 में बच्चे हैं, स्टूडेंट हैं, और 2 ही जो बटा हुआ है वो 3:1 में बटा हुआ है ना। कह सकते हैं ना कि 2 जो है वो कहीं ना कहीं 3:1 में बटा हुआ है, और 1 जो है वो कहीं ना कहीं 3:5 में बटा हुआ है। लेकिन कैसे बांटेंगे 2 को 3:5 में? तो एक काम करते हैं, इसको हम 2 और 1 को देखते हुए एक ऐसा फिगर सोच लेते हैं जो आगे चल के इससे भी बांटने में ज्यादा तकलीफ ना हो। अगर हम इसको 2:1 ही है ना, हाँ, इसको अगर हम लोग कह दें 16:8 लिख सकते हैं क्या? 16:8 से कोई दिक्कत नहीं, 8 दूना 16। अगर 16 कर देंगे ना तो बांटने में आसान होगा। देखिए 3 1 4, 4 चौके 16, 5 3 8 है 8, कट जाएगा, मतलब थोड़ा सा आसान हो जाएगा। तो हम कहेंगे, एक काम करते हैं कि मान लेते हैं कि कक्षा क्या नाम है, अनुभाग ए में मात्र और मात्र 16 ही बच्चे थे और अनुभाग बी में मात्र और मात्र 8 ही बच्चे थे। ऐसा आप सोच लीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर 16 बच्चे थे तो इसमें आप कह सकते हैं लड़के बॉयज और यहां गर्ल, और इसको भी बांट लीजिए बॉयज और गर्ल के बीच। ठीक है, थोड़ा सा समझा देते हैं आपको। ये 3:1 में बटेगा, तो 16 को अगर हम 3:1 में बांटेंगे तो देखिए 1 अनुपात का मान आ जाएगा 4, आ जाएगा ना जी, 4 चौके 16। तो 4 चौके 16 है और लड़के हैं 3, तो 4 तिया 12 लड़के और 4 लड़कियां। यहां अगर बांटेंगे तो 8 अनुपात का मान 8 है, तो 1 अनुपात का मान 1 होगा, तो यहां पे 3 और 5 ही रह जाएगा। ठीक है, 3 और 5 ही रह जाएगा, यहां पे अंतर नहीं आएगा। ठीक है ना, यहां पे 3:1 था, यहां पे 3:5 था, बिल्कुल सही है। अब समझिए, अब कहा जा रहा है कि दोनों वर्गों के छात्रों को लड़के और लड़कियों की पंक्तियों में मैदान में खड़ा किया जाता है। ठीक है, अब कहा जा रहा है प्रत्येक पंक्ति में छात्रों की संख्या समान होती है और एक पंक्ति में छात्रों की अधिकतम संख्या 96 है। अधिकतम संख्या 96 होने का क्या मतलब हुआ? अब देखिए एक चीज समझिए कि यहाँ पे छात्र कितने हो गए, 12 4 16, 3 20, 5 25, है ना। अगर लड़के लड़कियों को क्या है ना अलग अलग पंक्ति में रखा जाता है, ये भी लिखा गया है, कहा गया है ना कि लड़के और लड़कियों को मतलब पंक्तियों में मैदान में खड़ा किया जाता है। इसका मतलब है कि लड़के और लड़की और लड़के अलग अलग खड़े हो रहे हैं। तो यहाँ पे लड़के कितने देख लीजिए, 12 + 3 कितने हैं लड़के, 15 बॉयज, और लड़की कितनी है देखिए 4 + 5 कितने हैं 9, 9 गर्ल्स। अब यहां पे कहा गया कि अधिकतम संख्या 96 हो सकता है पंक्तियों में। तो इसका क्या मतलब हुआ ना, अधिकतम का मतलब देखिए यहां पे अब आपको एलसीएम एचसीएफ का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लेना पड़ेगा। 15 और 9 का अगर अधिकतम की बात करें यहां पे, तो देखिए दोनों क्या है, एज्यूम्ड फिगर है, 96 क्या है, ओरिजिनल फिगर है। तो हम 15 और 9 का एचसीएफ निकालेंगे, एचसीएफ ऑफ 15 और 9। अगर हम कहें कि 15 और 9, मान लेते हैं आपके पास रसगुल्ले हैं, एक में 15 एक में 9 है, तो अधिकतम आप कितना ही निकालें उससे जो कि आप उसको दोनों को बांट सके और बराबर बराबर हो। तो जाहिर सी बात है एक ऐसा फिगर सोचेंगे जो दोनों को काट दे, और क्या हो, दोनों को काटे भी और एक भी क्या बचे, शेष ना बचे। तो हम 3 अधिकतम फिगर सोच लें, तो 3 × 5 = 15, 3 × 3 = 9। एक बार 5 रो बना देंगे और एक बार 3 रो बना देंगे, लड़के का 5 रो बनेगा, लड़की का 3 रो बनेगा, बनेगा ना। और भी ऐसा कोई फिगर है जो हाईएस्ट हो? 3 के अलावा 6 लेंगे, 6 लेंगे तो 15 9 भाग नहीं लगेगा, 9 लेंगे तो 9 कट रहा है, 15 नहीं लगेगा। तो यहाँ पे एचसीएफ का रोल है। तो हम कहेंगे एचसीएफ ऑफ 15 और 9 क्या है, यहाँ पे 3 है। मतलब यही कहीं ना कहीं 3 यूनिट किसको दर्शा रहा है, 96 को। तो 1 यूनिट यहाँ पे किसको दर्शाएगा, 24 को। मतलब यहाँ पे 1 यूनिट का मान आपको निकल गया 24। अब क्या बोल रहा है, अनुभाग ए में और बी में लड़कों की संख्या के बीच अंतर ज्ञात कीजिए। देखिए अब अनुभाग ए और बी में लड़कों की संख्या का अंतर क्या हो जाएगा भाई, तो देखिए 12 और 3, 12 में 3 घटा दीजिए तो 9 है, 1 अनुपात का मान 24 है, तो 9 अनुपात का मान कितना हो जाएगा, तो 24 × 9, 9 चौके 36, 3 9 तिया 27, 3 30, मतलब 306। ठीक है ना, कुछ गड़बड़ तो नहीं हुआ ना। लड़के की संख्या यही है ना 12 और 3, तो 12 × 3 के वहां पे तो कुछ नहीं हुआ, 3 दूना, सॉरी यहाँ पे देखिए गड़बड़ हो गया ना, 32 हो जाएगा ये, 32 तिया 96 होता है। कैलकुलेशन पे ध्यान रखिएगा, ठीक है ना, 32 होगा ये। अच्छे से लिख देते हैं इसको, गड़बड़ ना हो जाए। ये 32 हो जाएगा और 32 को 9 से गुना कर देना है, तो 9 दूना 18, 9 तिया 27, 1 28, मतलब 288, है ना। तो 288 क्या है,
अनुभाग ए और बी में लड़कों की संख्या के बीच अंतर है ना, 9 दूना 18, 9 तिया 28। तो इस तरह जो ये क्वेश्चन था ना, ये क्वेश्चन को आप कह सकते हैं मॉडरेट या डिफिकल्ट लेवल का क्वेश्चन, हालांकि है नहीं। लेकिन यहाँ पे अगर जिसको एचसीएफ का नहीं पता होगा कॉन्सेप्ट कि एचसीएफ क्यों निकला, तो आप समझ गए ना, क्योंकि वो कहा जा रहा था कि अधिकतम संख्या, तो अधिकतम का जैसे लाइन आ जाए तो वहां पे एचसीएफ का कॉन्सेप्ट लग जाता है। तो इस तरह ये क्वेश्चन कह सकते हैं कि बहुत लाजवाब था। तो आप इसको दोबारा प्रैक्टिस कीजिएगा, वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा, अगर ना समझ आए तो बार बार देखिए वीडियो को, तो समझ में आ जाएगा। तो चलिए, आज आपका रेशियो एंड प्रोपोर्शन मेरे तरफ से समाप्त हो गया है। अब आपकी तरफ से ये बचा है कि आप इसको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें और समझने की कोशिश करें। तो वीडियो पे जल्दी से जल्दी लाइक करें, कमेंट करें, और जरूर हमें बताएं कमेंट करके कि आज का सेशन आपको कैसा लगा और पूरा रेशियो एंड प्रोपोर्शन ही आपको कैसा लगा। तब हम जल्द मिलेंगे आपके साथ किसी रीजनिंग के चैप्टर के साथ। और जल्दी से आप पीडीएफ डाउनलोड कर लें टेलीग्राम चैनल से, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। तो इसी तरह हम आपसे सप्ताह में 3 दिन मिलते रहेंगे और आपकी तैयारी को बेहतर कराते रहेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, आज के लिए शुक्रिया।